नमस्कार, आदाब। कहानी की इस महफिल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सोचा है कि मुंशी जी की सीरीज़ के साथ साथ और राइटर्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और जब गुरुदेव की सीरीज शुरू की जाए। चूँकि मैं अभी गुरुदेव की कहानियों पर काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा उसको शुरू करने में, और उतना ही लगभग समय लग जाएगा मुंशी जी की सीरीज़ ख़त्म करने में। उनके साथ साथ रोज़ एक राइटर की कहानी आपको सुनाऊंगा। मैंने अपने लिए फ़िलहाल एक शेड्यूल तय किया है जो समय के साथ बदलता रहेगा। हर मंडे और ट्यूसडे को मैं सादत हसन मंटो की कहानियाँ सुनाऊंगा। हर वेडनेसडे और थर्सडे को राजेंद्र सिंह बेदी की बारी होगी। हर फ्राइडे और सैटरडे को इस्मत चुगताई को सुना जाएगा, और संडे के दिन मैं आपको सुनाऊंगा उर्दू के एक और अजीम अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की कहानियाँ। साथ साथ मुंशी जी की सीरीज़ के बाद गुरुदेव की सीरीज़ जारी रहेगी। कल मंडे था, मैंने आपको सुनाई तोबा टेक सिंह। आज ट्यूसडे है, फिर सादत हसन मंटो की बारी है। सादत हसन मंटो उर्दू के सबसे बदनाम अफसाना निगार थे, और मंटो पर फहाशी यानी ऑब्सिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा मुकदमे चले। आज भी जो मैं अफसाना आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसको उस समय ऑब्सीन करार दिया गया था। आज सुनने वालों का रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं एक जोखिम ले रहा हूं, और ये अफसाना आपको सुना रहा हूं। अगर आपको लगे कि आज भी मंटो के ऐसे अफसाने नहीं सुनाए जाने चाहिए, तो मुझे एक ट्वीट कर दीजिएगा, या यूट्यूब पर ही लिख दीजिएगा नहीं, और मैं फिर ऐसे अफसानों से बचने की कोशिश करूंगा। आज के अफसाने का उन्वान है ठंडा गोश्त। जी हाँ, ठंडा गोश्त। तो लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा, और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई।
ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूले, थुल थुल करने वाले गोश्त से भरे हुए भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सर निवड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदो कामत और खदोखाल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसके जानिब जाते हुए बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भिन्ना गई, यह भी कोई मां या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिन का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उसने निगाहें हटाकर कुलवंत कौर के मायूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी, कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके गोश्त भरे कूले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है? झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ की घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथ से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रह गए? शहर गए थे। ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं।
कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसा रंग पीला पड़ गया। ईशर सैया, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैया, क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम से उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भिंभोड़ना शुरू किया। जानी मैं वही हूं, घट घट ये झप्पियां, तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई मजामत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की मां का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ, अगर झूठ ना बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सैया, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुप की चाल। कुलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह से बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजुओं पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सैया। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जालिम। और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीनों को भिंबोड़ा, भरे हुए कूलों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए
चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लुतेड़ कर दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हेलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफी फेंक चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा। जब कुलवंत कौर के मुंतजिर अमल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह के आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं, कौन है वो चड्डू? कौन है वो उल्फती? कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूलों पर हाथ रखकर एक आसन के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाह गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाह गुरु की कसम, अब खा वाह गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ अज़बात में सर हिला दिया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वैसी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद नकाहत भरी आवाज में इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी मां? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। और मैं भेनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी?
ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूं। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सिंह, तो मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूं। गला चिरा हुआ है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपये जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईशर सिंह ने घावों में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मुंह पर जमे हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर। उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा, नहीं ईशर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है। ये मेवा भी चख देख। कुलवंत ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थुअड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशा सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हलक तर्क किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा और कहा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई लाश थी। वो मरी हुई लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशा सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ये थी आज की कहानी, ठंडा गोश्त।
अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि इस कहानी में कुछ ज़्यादा ही अश्लीलता, फहाशी, ऑब्स्सिनिटी थी, तो मुझे सिर्फ एक बार कह दीजिए। मैं ऐसी कहानियाँ, सादत हसन बंटू की भी ऐसी कहानियाँ सुनाने से बचूंगा। फिर आता हूँ, फिर मिलूंगा। नमस्कार।